हमारे भारत में तो जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि घुटने खराब हो गए बेटा, मतलब उम्र आएगी तो घुटने खराब होंगे, और ये उनकी नियति है, समझ लेते हैं। तो देखिए, जब पेन स्टार्ट होता है तो पहली चीज़ मरीज़ ढूंढता है किसी प्रकार का कुछ ऑइंटमेंट, कुछ पेन किलर्स, कुछ मेडिसिन ले लूँ, एक्सरसाइज, लेप, मसाज, बहुत सारी चीज़ें आती है, दुनिया भर की चीज़ें आती है, तो वो करते रहते हैं। फिर धीरे धीरे इवेंचुअली क्या होता है कि वो जो जॉइंट है उनका वो पूरा ख़राब हो जाता है। कैसे पहचान सकते हैं कि आपको गठियावात या ऑस्टियोआर्थराइटिस या आरए रूमेटॉइड अर्थराइटिस डेवलप हो रहा है? उसके क्या लक्षण होते हैं सर? तो जॉइंट्स में पेन होना लंबा चलने से या फास्ट चलने से, चलने की स्पीड कम हो जाना, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होना, या फिर जैसे पालती मार के बैठ गए बहुत देर तो जोड़ में टक टक कट कट की आवाज़ आती है, या बहुत नीचे चेयर सोफे से खड़े होने में दिक्कत होता है, तो इसका मतलब है कि आपको आर्थराइटिस स्टार्ट हो गया है। अब अपने को इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ है किस एज में देखी जाती है, कब ये शुरू होता है? तो मोस्टली ज़्यादातर पॉपुलेशन को ये 50-55 के बाद चालू होता है। आजकल ये यंग एज में भी काफ़ी दिखने लग गया है। कितने यंग सर? अराउंड 40 से लेके 50 एज में भी ये काफ़ी दिखने लग गया है, और कहीं किन्हीं मैंने 30 इयर्स और 35 इयर्स वाले भी देखे हैं। तब वो सोच लेते हैं कि भाई अब मैं चल तो पाती नहीं हूँ, मेरी उम्र हो गई है, मैं सीढ़ी नहीं चल सकती, मैं नीचे नहीं बैठ सकती पालती मार के, मैं बूढ़ी हो गई हूँ या बूढ़ा हो गया हूँ। तो क्या आज मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास में इसका जवाब है? क्या ये चीज़ ठीक की जा सकती है? क्या वाकई में नी पेन, हिप पेन से निजात पाया जा सकता है? एक 50 साल की माता या 55-60 साल की एक लेडी हो या कोई जेंट्स हो, तो क्या जो लंबे समय से उसको दर्द है घुटने का या कमर का, उससे निजात पाया जा सकता है सर? यस, 100%। जब आपका दिमाग मंजिल सोचना बंद कर दे और सिर्फ कदमों का हिसाब लगाए, आ जाओ माँ। कितनी सीढ़ियां हैं, क्या आज चलना कल के भयानक दर्द के लायक होगा? भारत में 45 की उम्र पार करते ही 17% लोग जिन्हें अर्थराइटिस गठिया है अपनों पर ही बोझ बन जाते हैं। उनका आत्मसम्मान घुटने टेक देता है, और जब अर्थराइटिस को सही उपचार नहीं मिलता तो शरीर की उठने बैठने चलने फिरने की क्षमता 60% तक गिर जाती है। शरीर में हरकत नहीं तो दिल पर बोझ पड़ जाता है, हार्ट कमजोर और दिमाग में डिप्रेशन घर कर लेता है। 40% लोग किसी महफिल में, शादी में, संस्कार में सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर सताता है कि वहां बैठने का कोई इंतजाम होगा भी या नहीं। मेरे प्यारे भारतीयों, ये अर्थराइटिस अब बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही। 30 साल के नौजवानों को भी इसने जकड़ लिया है। शहर में रहने वाली हर दूसरी महिला के घुटने आज अर्थराइटिस ने घेंस दिए हैं। मगर घुटनों की इस असहनीय दर्द, इस लाचारी का अंत आ चुका है। अर्थराइटिस का एक ऐसा मॉडर्न ट्रीटमेंट जहां बिना किसी इंसानी चूक के ना के बराबर दर्द के साथ मरीज अगले ही दिन अपने पैरों पर चलने लगता है। लेकिन इसमें कितना खर्च आता है? एक मिडिल क्लास फैमिली का कितना बजट लगेगा? और क्या इसके बाद पूरी जिंदगी बिना दर्द के गुजरेगी? इन्हीं सवालों के सीधे जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं सेंट्रल इंडिया के सबसे बेहतरीन और लीडिंग रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर प्रतीक धाबलिया। अपनी और अपनों की जिंदगी को इस दर्द से हमेशा के लिए आजाद कराने के लिए इस पॉडकास्ट को आखिरी सेकंड तक देखना आप सबके लिए जरूरी है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर प्रतीक धाबलिया, आप एक रेनाउंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं और आपने रोबोटिक सर्जरी से न जाने कितने मरीजों का हेल्प किया है। आज लोग हाथों में पैसे लेकर घूम रहे हैं, लेकिन एक चीज़ खरीद नहीं पा रहे हैं, और वो है मोबिलिटी। राइट। भारत में 10 लोग जिनको ये अर्थराइटिस की समस्या हो जाती है, घुटने के दर्द, कमर दर्द की समस्या हो जाती है, उस सर्जरी के लिए नहीं जाना पसंद करते। इवेंचुअली अपनी नियति मान करके बैठ जाते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, ये घुटने काम नहीं करेंगे। आप तो रोबोटिक सर्जन हैं, आपके पास में डेफिनेटली इसका कोई जवाब होगा। क्या हमारे भारत में ऐसा कोई इलाज मौजूद है? तो देखिए, मैं आपको इलाज बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये जानिए कि जो नी पेन या हिप पेन के मरीज़ रहते हैं अपने इंडिया में, उनका जर्नी कैसे स्टार्ट होता है और क्या क्या होता है उसमें। ध्यान से सुनिएगा। तो जनरली क्या होता है, जब पेशेंट को दर्द चालू होता है जॉइंट्स में, तो वो खुद से ही मेडिसिन लेना चालू कर देते हैं। मेडिकल स्टोर में चले जाएंगे कि दर्द की दवा दे दीजिए, ऑइंटमेंट दे दीजिए, वैसे चालू होता है ये। फिर धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि जो उनकी मेडिसिन या जो भी वो खा रहे हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं रहती है। तो उसके कारण क्या होता है, फिर वो जाते हैं डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिशियन के पास या किसी जॉइंट स्पेशलिस्ट के पास। अब वो उनको असेस करते हैं, अब वो देखते हैं कि ये इतने समय से दिक्कत है, खुद से क्या कर रहे हैं, जो जॉइंट का आर्थराइटिस का ग्रेड है वो कितना है,
बढ़ा हुआ है कि इनिशियल स्टेजेस में है, वो पहले देखा जाता है। फिर वो चेक करने के बाद उनके हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से उनको मेडिसिन्स दी जाती है, कुछ पेन किलर्स भी दी जाती है। अब ये जो पेन किलर्स वाली चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत कॉमनली पाया जाता है और ये काफ़ी लोग अभी भी करते हैं। तो जो पेन किलर्स है वो 3 प्रकार के होते हैं, जनरल टर्म में बोले तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट को माइल्ड या मॉडरेट पेन किलर से रिलीफ मिल जाता है, वो ठीक भी हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं और लंबे समय तक वही पेन किलर्स खाते रहते हैं। वो पेन किलर इनइफेक्टिव हो गई तो उनको फिर स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स देनी पड़ती है। स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स देने के बाद भी वो खाते रहते हैं लंबे समय तक। एक बार आएंगे, चेक करवा लिए, पेन किलर्स खा लिए, ठीक हो गया, तो उसी के सहारे वो लंबे समय तक करे जा रहे हैं। फिर कुछ उनको फिजियोथेरेपीज़ भी बताई जाती है, तो वो भी वो कराए जा रहे हैं, साथ में पेन किलर भी खाए जा रहे हैं। किन्हीं किन्हीं में काम कर लेता है, बट अगर आपको ये ठीक नहीं हो रहा है और आप फिर भी अपने हिसाब से उसका डोज या उसका ड्यूरेशन को एडजस्ट करके अपने हिसाब से ले रहे हैं ज़्यादा टाइम के लिए, तो फिर ये ड्रग्स लिवर और किडनी पे साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं। इसको हम बोलते हैं नेफ्रो या हिपेटोटॉक्सिन। तो ये जो पेन किलर का सिलसिला है, यहाँ से चालू होता है। पहले खुद से लेना चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे उसका डोजेज या ड्यूरेशन बढ़ाते जाते हैं और लंबे समय तक खाते रहते हैं। तो कभी कभी जब पेशेंट आते हैं हमारे पास, उनके ऑलरेडी लिवर, किडनी और सारे शरीर पे साइड इफ़ेक्ट हुआ रहता है। तो आर्थराइटिस के इनिशियल स्टेजेस में पेन किलर्स, कुछ मेडिसिन्स, कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर आपको बहुत नीचे नीचे बैठने में दिक्कत है या सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है तो वो काम आप कम रखिए। नीचे हाइट के चेयर, सोफे में ना बैठे, पालती मार के ना बैठे। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका बॉडी वेट, क्योंकि ये अपना वेट बेयरिंग जॉइंट है। अगर आपका वेट एक्सेसिव रहेगा तो आपके जॉइंट्स पे एक्सेस लोड आए। तो वेट मेंटेन करना है, लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, किसी प्रकार का कुछ फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करना है। ये सब ट्रीटमेंट पहले होता है। इसके बाद आता है दवाई गोली, सप्लीमेंट्स, फिजियोथेरेपी, जिससे काफ़ी लोगों को मदद होती है इनिशियल स्टेजेस में। किन्हीं को इन सब से भी फ़ायदा नहीं होता है, तो नीज में लगाने के कुछ इंजेक्शंस आते हैं, बहुत सारे प्रकार। तो किन्हीं को वो इंजेक्शन से भी फ़ायदा हो जाता है। सर ये सारे इलाज तो हमने कभी सुने ही नहीं थे। मतलब हमने यही सुना था कि पेन किलर लीजिए, फिजियोथेरेपी कराइए या फिर सीधा सर्जरी। ज़रा आप थोड़ा इसको कंपार्टमेंटलाइज तरीके से बता सकते हैं क्या कि किस ग्रेड में एक आर्थराइटिस किसी को हो गया, या नी पेन की प्रॉब्लम है या हिप जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, तो पेशेंट किन किन स्टेज में क्या क्या ट्रीटमेंट काम करता है और कब वाकई में सर्जरी के लिए जाना पड़ता है? तो जनरली आर्थराइटिस के 4 ग्रेड है, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर मान लीजिए विद डिफॉर्मिटी, ऐसा 4 ग्रेड्स है। तो इनिशियल 1 या सेकेंड स्टेज में, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में, ये इंजेक्शंस, फिजियोथेरेपी, वेट रिडक्शन, मेडिसिन, ये सबसे अच्छा फर्स्ट 2 स्टेजेस में काम करते हैं। किन्हीं पेशेंट में 3 में भी थोड़ा बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। ये जो अपन इंजेक्शंस दे रहे हैं, ये हम सीधा, ये इन्वेजिव चीज़ है, तो हम सीधा इंजेक्शंस पे नहीं जाएंगे। किसी को भी इनिशियल आर्थराइटिस है तो पहले हम उसका लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, फिर हम उनको कुछ सप्लीमेंट्स देंगे, फिर और बढ़ेगा तो फिजियोथेरेपी एडवाइस करेंगे। ऐसे एक एक मोडेलिटी ऐड होते जाती है ग्रेड के हिसाब से। स्टार्ट होता है लाइफस्टाइल चेंजेस से, फिर धीरे धीरे बढ़ता है फिजियोथेरेपी, वेट रिडक्शन से, फिर जाता है मेडिसिन्स पे, फिर जाता है इंजेक्शंस पे। तो अपन सीधा इंजेक्शंस पे जंप नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक इन्वेजिव चीज़ है। सर ये नी पेन और हिप पेन के लिए आपने जो इंजेक्शंस बताए हैं, इनके बारे में ज़रा डिटेल बताइए, कैसे ये हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि पेन किलर जब हम खाते हैं तो वो मुंह से जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगा, ब्लड में मिक्स हो जाता है। Right. तो जितने ऑर्गन रहेंगे सबको अफेक्ट कर देगा। तो ये जो लोकल वाला जो मेथड है इंजेक्शन का, ज़रा बताइए कि नी पेन, हिप पेन में कौन से इंजेक्शन सेफ हैं, कब दिए जाते हैं, किस प्रकार से दिए जाते हैं? तो जैसा कि आपने पूछा कि ये कब दिया जाता है, तो जब आपको इनिशियल आर्थराइटिस है ग्रेड 1 या ग्रेड 2 और आपने बाकी सारा ट्रीटमेंट ले लिया, मेडिसिन्स ले लिए, सप्लीमेंट्स ले लिए, थेरेपी ले लिया, वेट रिडक्शन कर लिया, काम कुछ भी नहीं कर रहा, तो फिर अपने पास इंजेक्शंस का भी एक ऑप्शन रहता है। तो इंजेक्शंस जो अपन जॉइंट में लगाते हैं वो बहुत प्रकार के आते हैं। उसमें स्टेरॉयड इंजेक्शन आता है, हाइलुरोनिक एसिड आता है, PRP आता है, ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, और एक स्टेम सेल का भी इंजेक्शन आता है। तो ये जो मैंने पहले 4 इंजेक्शंस बताए आपको, ये जनरली अपन घुटने में लगाते हैं सेंसिटिविटी करने के बाद कि भाई हमको कुछ एलर्जी तो नहीं है। तो इसमें पहला हम जो लगाते हैं वो जनरली स्टेरॉयड का लगाते हैं या फिर हाइलुरोनिक का लगवाते हैं। ये क्या काम करता है?
तो ये जेल जो है अपने जॉइंट में इन्फ्लेमेशन कम करता है और लुब्रिकेशन को बढ़ाता है। इन्फ्लेमेशन कम रहता है और लुब्रिकेटेड रहता है तो उसका मोबिलिटी बढ़ता है और पेन थोड़ा कम हो जाता है। सर ये स्टेरॉइड से कुछ दिक्कत तो नहीं होती ना? तो स्टेरॉइड जब हम लगा रहे हैं ये हम लोकली लगा रहे हैं, जैसा कि आपने बहुत अच्छे से कहा कि अगर हम ओरली लेते हैं तो वो पूरे ब्लड में जाता है, पूरे बॉडी में जाता है। ये जो हम लगा रहे हैं सिर्फ नी में लगा रहे हैं तो वो लोकली ही जाएगा और इसका सेंसिटिविटी टेस्ट कराने के बाद लगाते हैं कि भाई हमको इससे कुछ एलर्जी तो नहीं, उसके बाद लगाया जाता है। मतलब इससे बाकी बॉडी के पार्ट को कोई दिक्कत ही नहीं होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं मेरे जितने भी मरीज़ हैं जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते उनको मैं ये कहता हूँ कि अपने पास एक इंजेक्शन का ऑप्शन है। अगर आप इसको लगाएंगे तो लगाने के नुकसान कम है, लेकिन शायद आपको फ़ायदा इससे हो जाए और अपन सर्जरी को और डिले कर सके या उससे बच सके। तो बताइए सर, कब तक के ये इफेक्टिव रहते हैं ये इंजेक्शंस? तो जैसे कि बताया, अगर ये आपका इनिशियल स्टेज का आर्थराइटिस है, मान लीजिए ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। लंबे समय 6-8 महीने तो चल ही जाते हैं। एक बार इंजेक्शन लगा के 6-8 महीने तक कोई दर्द नहीं? हाँ, कोई भी पेन किलर नहीं लेनी पड़ेगी? पेन किलर नहीं लेना पड़ता, लेकिन शायद ये लगाने के बाद सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है, फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, वो आपको अभी भी ध्यान रखना है। नीचे नीचे नहीं बैठना है, सीढ़ी चढ़ने वाला काम कम से कम करना है। बट ये रिजल्ट सब पेशेंट के लिए अलग अलग है। अगर मैं किसी 100 kg के पेशेंट में लगाऊँ तो शायद मुझे कम फ़ायदा मिले, अगर किसी नॉर्मल बॉडी वेट वाले पेशेंट में लगाओ तो शायद ज़्यादा लंबा 1 साल तक भी चल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ज़्यादातर ये NSAID यानी कि दर्द वाली जो स्टेरॉइड वाली जो इंजेक्शन है, प्लस आपने हाइलुरोनिक वाला जो जेल वाला इंजेक्शन बताया, ये काम करता है? इसके अलावा अगर मान लीजिए ये काम नहीं करता है तो एक बार हम PRP भी लगा के देख सकते हैं। PRP क्या होता है? अपने ही ब्लड से प्लेटलेट्स को निकाल के उसका कॉन्सनट्रेट बनाते हैं। कॉन्सनट्रेट बनाने के बाद उसको नी में लगाते हैं, तो उससे भी सेम इन्फ्लेमेशन जॉइंट का कम होता है और ये अपने ही बॉडी का कंपोजिशन है, तो इससे अपने को एलर्जी होने के चांसेस बहुत ही मिनिमल रहते हैं, ना के बराबर। मतलब खुद के शरीर के खून से प्लाज्मा निकाला जाता है जिसमें प्लेटलेट जो कण हैं वो रहते हैं और वो फिर वहाँ पर जाकर के डैमेज को रोकते हैं? हाँ जी, एग्जैक्टली। और इसके अलावा इसमें ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं। अब ये ग्रोथ फैक्टर्स आर्टिफिशियल भी होते हैं और ऑटोलॉगस यानी खुद के शरीर के भी। ये है क्या ग्रोथ फैक्टर? ग्रोथ फैक्टर एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो ब्लड में मिलता है या अपने बॉडी में मिलता है। ये मॉलिक्यूल के पास अपने इन्फ्लेमेशन कम करने का पोटेंशियल रहता है। तो जो डैमेज कार्टिलेज रहता है ये वहाँ पे जाके सेल्स के डैमेज को कम करता है और ख़राब होने से रोकता है। कभी कभी रीजनरेशन में भी हेल्प करता है, बट और डैमेज होने से ये ज़रूर रोकेगा। तो उससे कारण इन्फ्लेमेशन कम होगा, आपका लुब्रिकेशन बना रहेगा, तो आप अच्छे से मूवमेंट कर पाएंगे। तो सर जैसे कि आपने बताया, अमूमन ये जो इंजेक्शंस हैं ये 3 to 6 मंथ to 8 मंथ to कभी कभी ईयर तक भी लास्ट कर जाते हैं, पेन को दबा देते हैं? हाँ जी, ऐसा बहुत कॉमनली होता है। किन्हीं को मैंने लगाया जो एक 1-1.5 साल तक चल रहा है और एकदम बढ़िया है। तो सर आपने ये जो बताया, ये जो नाम PRP और ग्रोथ फैक्टर वाला और ये जो जेल वाला आपने इंजेक्शन जो बताया हाइलुरोनिक एसिड वाला, तो ये क्या हमारे भारत में अवेलेबल है? हाँ जी, ये बहुत इजीली अवेलेबल है और सब छोटे शहरों में भी है। Tier 3 से लेके Tier 1 तक सब जगह अवेलेबल है ये, और इसका प्राइस भी बहुत वेरिएबल है। तो सर ये बताइए कि Tier 1 सिटी की बात करें, जैसे जो मेट्रो सिटीज़ हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, अपना चेन्नई, तो इसके इतर जो छोटे शहर में भी हैं, तो कितना कॉस्ट पड़ जाता होगा इन इंजेक्शंस का, अगर आप बात करें NSAID वाली और जो ये आपका जो हाइलुरोनिक तो वाला? ये जो जेल वाले इंजेक्शंस है बहुत इजीली अवेलेबल है। मेट्रोज़ में ये शायद थोड़ा महंगा मिले, अपने यहाँ थोड़ा कम में मिले, बट सब जगह अवेलेबल है। इसका प्राइस बहुत ही वेरिएबल है, ये 5,000 से लेके 30,000 तक के भी हो सकते हैं। अच्छा। और जब इसको लगाते हैं तो हम ये OT के अंदर, एक्सरे मशीन के गाइडेंस के अंदर लगाते हैं, ताकि हम स्पेसिफिक जगह पे एकदम प्रिसाइसली जॉइंट के अंदर लगा सके। तो मतलब ये नॉर्मल इंजेक्शन का प्रोसीजर नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में ले जाके लगाया जाता है? हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें ऑपरेशन थिएटर में ले जाके लगाते हैं, बट कई रूरल एरियाज़ या छोटे सेंटर्स में इसको OPD बेसिस पे भी लगाते हैं। इसके अलावा सर क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और मौजूद है? फिर एक नई चीज़ है जिसे हम स्टेम सेल्स कहते हैं। अब ये स्टेम सेल्स एक अकेली चीज़ है जो कार्टिलेज रीजनरेशन का पोटेंशियल रख, जो आपका डैमेज कार्टिलेज है ये उसको रीजनरेट करके नया बना देती। लेकिन ये जो स्टेम सेल्स है इसके जो रिजल्ट्स है बहुत वेरिएबल है। इसके काफ़ी स्टडीज़ जो है वेस्टर्न पॉपुलेशन में ज़्यादा हुई है, तो उनमें इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। मे बी उनका लाइफस्टाइल डाइट अलग है और अपना अलग है इसलिए, और अपने यहाँ बहुत वेरिएबल रिजल्ट्स है। किन्हीं पेशेंट्स में अच्छा काम भी किए हैं, किन्हीं पेशेंट्स में नहीं भी किए हैं। तो सर ये स्टेम सेल के इंजेक्शन भी भारत में रेडीली अवेलेबल हैं?
स्टेम सेल्स के इंजेक्शंस भी अपने यहाँ अवेलेबल है। और कॉस्टली होंगे ज़्यादा ये नॉर्मल जो इंजेक्शंस है उससे ज़्यादा कॉस्ट के, मान लीजिए डबल शायद होगा इनका कॉस्ट उनसे। अच्छा, तो सर इन पांचों जो इंजेक्शंस जिनके बारे में आपने बताया जो नी पेन हिप पेन में लगाए जा सकते हैं, इसमें सबसे इफेक्टिव कौन सा होगा अगर आपसे पूछें तो? जनरली अभी अगर कोई पेशेंट आता है इनिशियल स्टेजेस के लिए तो हम उनको स्टेरॉइड का या हाइलुरोनिक का एडवाइस करते हैं। अगर वो काम नहीं करता है तो फिर हम सोचते हैं पीआरपी या किसी और मेथड के बारे में। लेकिन ये पेन किलर से बचाने में कामयाब भी देते हैं? काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इंजेक्शन सर, इसके बाद कहाँ प्रोग्रेस करता है, जर्नी कहाँ लेके जाती है? एक नी पेन और जो हिप पेन के मरीज़ की जर्नी अब इसके बाद कहाँ बढ़ती है? ये भी काम नहीं किया फिर क्या होता है? ये भी काम नहीं करता है तब क्या होता है कि मतलब अब आपका आर्थराइटिस बहुत सीवियर हो गया है, ये मेडिसिन से कंट्रोल होने वाली चीज़ नहीं है। हम जो भी इलाज कर रहे हैं हम उसको बचाने के लिए कर रहे हैं कि ये और ख़राब मत हो। तो इस स्टेज पे जब पेशेंट आता है तो जनरली उनके पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो वॉकर के सहारे चल रहे होते हैं। और ये मैं कुछ महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बहुत सालों की बात कर रहा हूँ। 2 साल 5 साल, कुछ 10-12 साल तक भी ऐसे चलाते हैं। फाइनली क्या होता है, पैर एकदम टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो बिना सहारे के चल ही नहीं सकते। या तो वो गिर के आते हैं हड्डी तोड़ के, या तो वो परेशान हो जाते हैं अपने दर्द से फिर आते। भारत के अंदर जो मरीज़ होते हैं वो ज़्यादा इंजेक्शन ही लगवाते हैं। मतलब दवाई गोलियाँ ले ली, सप्लीमेंट ले लिए, कैल्शियम ले लिया, ग्लूकोसामिन ले लिया, तमाम तरीके के D3 वाले विटामिन डी, कैल्शियम इसके कैप्सूल खाते रहे, इंजेक्शन लगा लिए। बाद में सोच रही हूँ उम्र हो गई, घुटना ख़राब हो गया है, अब बेटे के साथ ट्रिप में नहीं जा सकते, या अब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएंगी हमसे, ये मान लेते हैं, या फिर उस पेन को सहते हुए अपनी बची हुई ज़िंदगी काटते हैं। इसके बाद क्या ऑप्शन है सर ट्रीटमेंट का? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इलाज बताऊंगा, तो अभी भी मोबिलिटी का अपने पास ऑप्शन है। तो जब आपका आर्थराइटिस ग्रेड 4 हो चुका है, जॉइंट पूरा डैमेज है, तो फिर इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है। इवन एट 50, 55, 60 एंड अबव? इवन एट 80 ईयर्स ओल्ड। क्या बात कर रहे हैं? आर्थराइटिस में ऊपर का कैप घिस जाता है, तो हम सर्जरी की मदद से वो कैप को चेंज करके एक आर्टिफिशियल कैप लगाते हैं, जिसे हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। तो मैंने कई सारे वीडियोस देखे हुए हैं, मतलब ओटी के वीडियो देखे हुए हैं, वो हम यहाँ शायद हमारे दर्शकों को दिखा पाएँ ना दिखा पाएँ, यूट्यूब अलाउ करे नहीं कह सकते, लेकिन उसमें मैंने सर्जन को ऐसे कुछ रख के हथौड़े से मारते हुए वीडियो देखा है मैंने, ठाक 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 मारता है। इसको देखने के बाद कौन जाएगा सर, बताइए आप। और ये आजकल बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है, और इसमें भी आजकल नए नए तरीक़ों से सर्जरी की जा रही है, नई नई टेक्निक्स आ गई है, नए नए टेक्नोलॉजी आ गई। सर आपने तो यहाँ पर नकली घुटना और आर्टिफिशियल हिप जॉइंट लगाने की बात कर दी है। लोगों में बड़ा डर है इसको लेके कि भैया लगवा लिए तो चल पाएंगे कि भी नहीं चल पाएंगे, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। लोगों की तो ये कहानियाँ होती है कि भैया किडनी गुर्दे चेंज करवाते हैं, ट्रांसप्लांट करवाते हैं, कभी रिजेक्ट हो जाता है तो फिर कहानी ख़त्म। घुटने के साथ भी ऐसा हो गया, हिप के साथ भी ऐसा हो गया, तो फिर हम करेंगे क्या? तो लोगों के अंदर काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारी एंजाइटीज़ हैं, काफ़ी सारा डर है। आप बताइए कि ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती क्या है, कैसे होती है, कितना कष्ट इसमें होता है, कितना खर्चा हो जाता है, और सक्सेसफुल होती भी है कि नहीं होती है? तो अपन एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। नी रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बहुत डर फैला हुआ है, बहुत सारे मिथ्स भी फैले हुए हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन अभी भी लोगों को नहीं पता है। तो हम एक एक करके चलते हैं भाई कि ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होता है। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में अपन आर्थराइटिस के लिए ऊपर का कैप चेंज करके आर्टिफिशियल लगा देते हैं। आगे देखिए। रोबोटिक सर्जरी और ट्रेडिशनल सर्जरी के बीच में डिफरेंस? तो सबसे ज़्यादा लोग तो यही पूछते हैं कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट ही सर्जरी करने वाला है, तो आप क्या करेंगे? ये कैसे संभव है? रोबोट पूरे मेरे कंट्रोल में रहता है, मैं रोबोट की मदद से बोन को शेप देता हूँ। एक मिनट आपने क्या कहा? एक दिन के अंदर चलना चालू कर देता है? पेशेंट सर्जरी के 6 से 8 घंटे बाद चलना चालू कर सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि ट्रेडिशनल जो नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट होता है उसमें रिकवरी टाइम बढ़ जाता है, लेकिन जब रोबोटिक सर्जरी की जाती है तो रिकवरी टाइम एकदम शॉर्टन हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ जी, तो इसका मैं अगर एक लाइन में बोलूँ बेनिफिट्स क्या है, तो रिकवरी बहुत तेज़ होती है, दर्द काफ़ी कम होता है, तभी तो वो शाम से चलना भी चालू कर देता है। अच्छा, दर्द भी कम होता है? दर्द बहुत कम होता है, सर्जरी के दौरान ब्लड काफ़ी कम जाता है, पेशेंट को हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन ही रहना पड़ता है सर्जरी के बाद,
और इतना तेज़ रहता है कि नी का फील भी बहुत नेचुरल रहता है, तो उसको सर्जरी के कुछ समय बाद एहसास भी ऐसा कम लगता है कि भाई मेरा कुछ ऑपरेशन है।